नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से भारत सरकार को पूरे विश्व में एप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान जब वो अपने जो प्रधानमंत्री का आवास किराए पर उठाने जा रहे हैं, भेड़ बकरियां पहले ही बेच चुके हैं, इंसानों को पहले बेच चुके हैं, ज़मीनों को ऑलरेडी बेच चुके हैं, भैंसों को बेच चुके हैं, गधों का निर्यात कर रहे हैं चाइना को, उससे कुछ दिन इकोनॉमी चली। अब कैसे चले? उद्देश्य तो उनका पाकिस्तान बनाने का था कि भारत में कैसे कब्जा करेंगे और भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने पुरजोर प्रयास किया। अभी भी इतने बर्बाद हो गए हैं, इतने बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इस्लाम के नाम से भारत में कई माध्यमों से एड देना बाकी नहीं रखा है। कोई कसर बाकी नहीं है कि भारत में किस प्रकार से आतंकवाद बिठाया जाए। मैंने कल का एक विषय लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और ये बताया था कि आज़ादी के समय पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस प्रकार से पाकिस्तान को भारत से आज़ाद करवाने का मुख्य केंद्र बना था। और उस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, विदेशी छात्र, विदेशों से आए हुए छात्र, वो किस प्रकार से वर्ल्ड वाइड भारत के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन भारत का किस्मत देखिए। मैं बात करने जा रहा था कि किस प्रकार पाकिस्तान है, 2-3 विषय हम लेंगे इसमें आज, पाकिस्तान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के संदर्भ में, और भारत स्वतः प्रेरणा से अपने आप कैसे उभर कर सामने आ रहा है। और इस विषय में पहली बात कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी या मैं कहूँ कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो पूर्ण रूप से फेल हो गई है मोदी जी के नेतृत्व में। वो चाहे FATF का मामला हो, चाहे वो सऊदी प्रिंस के साथ उनका कम्युनिकेशन का मामला हो, चाहे वो OIC का मामला हो, या कोई और बाइडन प्रशासन का फ़ोन ना करना, बाइडन का इतने दिनों बाद भी, चुनाव होने के बाद भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसी प्रकार का भाव ना देना, और इंग्लैंड पाकिस्तान के वीज़े रोक दिए, रेड लिस्ट में डाल दिया। इन सब के प्रयासों के लिए किस प्रकार पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो गई है, और अब वो क्या प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार ब्रिटेन उनकी भुखमरी को दूर कर दे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान ने ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामिक शरीयत लॉ लागू करने, अफ़गानिस्तान के अंदर शरीयत लागू करने के लिए तालिबानियों को पूरी मदद की है। अफ़गानिस्तान के विषय में पाकिस्तान का अवश्य ये विचार रहा होगा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मिल जाएंगे तो फिर भारत से वो टक्कर ले सकते हैं, ऐसा विचार उनके मन में आया होगा। इसीलिए वो अफ़गानिस्तान में शरीयत लॉ लागू हो और शरीयत के अनुसार चले, तो कुछ क्षेत्रों में तालिबानियों ने जिस पर कब्जा कर लिया उन्होंने शरीयत लागू कर दी है। दूसरा, इसी वजह से अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से वार्ता की और सीधी मदद करने के लिए उन्होंने उनसे गुहार लगाई। एक ईरान के राष्ट्रपति का भारत के विदेश मंत्री को फ़ोन आ गया। ये सब चर्चाएं करेंगे, और किस प्रकार से मीरवाइज उमर फारूक या हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के हुर्रियत नेताओं ने बताया है, 5 अगस्त के संदर्भ में उन्होंने बैठकें की जिसको वो शायद काला दिवस मनाते हैं, और उन्होंने किस प्रकार से भाषण देते हुए कहा कि भारत ने कितनी बड़ी गलती की जो 5 अगस्त 2019 को की थी। इसके अतिरिक्त भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए किस प्रकार से धन का एकत्रीकरण हो रहा है और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, सबसे पहले उसी विषय को लेते हैं। एक विषय सामने आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका भंडाफोड़ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भंडाफोड़ क्या किया कि एक लगभग 1.25 अरब रुपया, आप सोच सकते हैं कि 129 करोड़ रुपए की बात थी, 129 करोड़ रुपए की रिकवरी करने के लिए, को देने के लिए एक साजिश रची गई बरेली से। तीनों नाम मुस्लिम हैं, एक की आयु 30 वर्ष की है, दो की आयु 23 वर्ष की है, और उन्होंने किस प्रकार से साजिश रची। उनका जो मेन उद्देश्य रहा कि पहले एक मिस्टर वार्सने
जिनका सरनेम वार्ष्णेय था, उनको एक फ़ोन कॉल आया, उनको एक मेल आया। मेल पर कहा गया कि वार्ष्णेय सरनेम के व्यक्ति का एक ब्रिटेन में एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में वो व्यक्ति मर गया है और अब उसके वारिसों में आपका नाम बताई दे रहा है, आप उसको क्लेम करिए, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। 12.5 मिलियन पाउंड्स की बात थी। इन्होंने भी, तरुण वार्ष्णेय ने एक रिप्लाई दे दिया। उस रिप्लाई के बाद उन्होंने कुछ इनसे डिटेल मांगे और ये कहा कि भाई मैं अटॉर्नी बोल रहा हूँ, एडवोकेट ब्रूस एडली नाम से, और मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, और ये वो सब कुछ लंबे समय तक कम्युनिकेशन होता रहा। उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया इनको सेटिस्फाई करने के बाद इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा आरबीआई को भेजे दे रहे हैं, आपको आरबीआई से मिलेगा। फिर एक आरबीआई की फर्जी मेल बनाई गई और आरबीआई की फर्जी मेल से फिर इनको कंफर्मेशन मेल आई, आपका पैसा आरबीआई में आ चुका है। आरबीआई के फर्जी मेल के बाद उसमें ये लिखा गया कि आपका जो पैसा है वो उसके लिए एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का पैसा आपसे पड़ेगा, लीगल हेयर चेंज हुए हैं उसका पैसा आपसे पड़ेगा, दूसरे और खर्चे हैं, रजिस्ट्री सर्विस के खर्चे हैं, अटॉर्नी की फीस है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ये सब कुछ आपसे पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट 25 कुछ आइटम बताए, इनकी फीस आपसे पड़ेगी और अपना पैसा ले जाइए। आरबीआई के इस मेल से देहरादून के एक दूसरे डिपार्टमेंट का वो आया कि भाई आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है और आप एक काम करिए, करेंसी एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिपार्टमेंट में आकर क्लेम कर दीजिए। अखिलुद्दीन, अनीस अहमद और असलीम खान, इन तीनों ने वो साजिश रची थी। जब इन सज्जन ने 60 लाख रुपया इस प्रकार का जमा कर दिया तो उसके बाद इनको समझ में आया, या ट्रांजैक्शन करते समय समझ में आया, ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी। साइबर क्राइम ब्रांच ने सब इस पर तफ्तीश की और मालूम पड़ा कि ये 3 व्यक्ति उसमें पकड़े गए। काहे के लिए? भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए ये पैसे की ज़रूरत है, इसलिए इस पैसे को इकट्ठा किया जा रहा है। बरेली के अखिलुद्दीन, अनीस अहमद और असलीम खान, बरेली के तीनों व्यक्ति हैं। दूसरी बात आती है कि हुर्रियत के नेताओं ने कहा कि भाई भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस वजह से एलएसी पर ये जो चीन के साथ विवाद हो रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लद्दाख को अलग टेरिटरी बना दिया। जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था तब तक वो बचा हुआ था, और जैसे ही लद्दाख को अलग टेरिटरी बनाया है, चाइना उस पर क्लेम करने लगा है और चाइना एक तरफ बढ़ने लगा। यानी कि इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स थे, जो जम्मू कश्मीर को चला रहे थे, 370 की वजह से सब कुछ गड़बड़ कर रहे थे, उन लोगों की वजह से चीन रुका हुआ था। अदरवाइज चीन तो पहले ही बहुत कुछ कर चुका होता। कमाल की थ्योरी उन्होंने दी। इस पर भी भाई विश्वास करना ही चाहिए कि ये किस प्रकार की फिलॉसफी रखते हैं, क्योंकि इनकी वाइफ तो एटलीस्ट पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान जिस प्रकार का ख्याली पुलाव बनाता है और जिस प्रकार की बातें करता है, वैसे ही मीरवाइज उमर फारूक कम से कम करेंगे ही। इसके अतिरिक्त एक विषय जो आया वो ये आया कि बाइडन प्रशासन ने, पाकिस्तान के मंत्रीगणों का ये स्टेटमेंट आया कि भाई बाइडन, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि बाइडन प्रशासन ने पिछले इतने महीनों के बावजूद इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, और इमरान खान ने जब अपॉइंटमेंट मांगा उनसे बात करने के लिए, वो भी नहीं दिया। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान ने बड़ा सहयोगी भूमिका में अमेरिका को रखा था, और अब अफगानिस्तान के मामले में भी अमेरिका किसी भी प्रकार का कोई भाव पाकिस्तान को नहीं दे रहा, और यहाँ तक कि तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जबकि तालिबानियों की मदद तो स्वयं पाकिस्तान कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि तालिबानी की मदद स्वयं पाकिस्तान करे और अमेरिका उस पर बॉम्ब डाले, तो फिर सीधा से ये माना जाना चाहिए कि इनडायरेक्ट वे में वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर ही रहे हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जान ही रहे, क्योंकि उन्होंने जो आज तक खेती की वो तो इस्लाम की खेती की, और एक उद्देश्य उनका था भारत को दारुल इस्लाम बनाना और भारत पर फतवाए वो गजबाए हिंद करना, यानी कि भारत को इस्लामिक शासन में लाना। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने कुछ बोया नहीं। आधुनिक संसार में जो जरूरत पड़ी वो कभी दिया नहीं।
इस्लामिक जगत में कभी पढ़ाइयाँ भी ऐसी नहीं हुई, कभी यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं खोली गई। अब खोली गई तो हमारे यहाँ की जामिया मिलिया इस्लामिया है, और दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो आधुनिक पढ़ाई देता है, लेकिन उसमें भी जिहाद की ही उसका बेस कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, और वही सब जगह पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान की ये जो चाल है, पाकिस्तान की चाल पर किसी प्रकार से पाकिस्तान के उद्देश्यों को, अब जब पाकिस्तान स्वयं पैदल हो चुका हो, तब कैसे जामिया इस्लामिया और एएमयू पूरा करेगा, ये भविष्य का भारत बताएगा या भविष्य का पाकिस्तान बताएगा। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण आई सामने, वो ये आई कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने, पीछे हमने दिखाया था कि उन्होंने वो एक फोटो शेयर की थी। उस फोटो में जो बांग्लादेश बना या ईस्ट पाकिस्तान में 90,000 सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, वो दिखाई थी, और कहा था ऐसी सिचुएशन अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान हमको भाषण न दे कि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। ईरान के प्रेसिडेंट ने भारत के विदेश मंत्री को फ़ोन करके साधुवाद कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामले में आप जो भूमिका निभा रहे हैं वो कोई और निभा नहीं सकता, और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर पीस मेंटेन करनी है तो भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए, नहीं तो ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान उनको बर्बाद कर ही देगा। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि फवाद चौधरी, हमने सबने फवाद चौधरी का नाम सुना ही होगा। फवाद चौधरी ने एक पिटीशन बनाई है। पिटीशन कौन बनाता है? आम जनता, जिसके पास कोई साधन नहीं होता, जिसके पास अपनी बात पहुंचाने का कोई मीडियम नहीं होता, वो पिटीशनें टाइप की बनाते हैं और पिटीशनें साइन करके वो मैसेज देते हैं कि भाई इस पर कितने लोगों ने साइन किया। आपके पास भी पिटीशनें आती होंगी कोई विषय लिखकर। अब रेड लिस्ट में पाकिस्तान पड़ा हुआ है, ब्रिटेन में, यूएई में, और बहुत सारे कंट्रियों में, मतलब इस्लामिक कंट्रियों में भी पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। लेकिन भारत के लिए इन सभी कंट्रियों ने एक लिस्ट बनाई जिनमें खोलना शुरू कर दिया है और रास्ते साफ करने लगे हैं। भारत से टेक्नोक्रेट्स, भारत से लोग अब इन कंट्रियों में आ जा सकते हैं। हालांकि वो ट्रांजिशन पीरियड लिखा उन्होंने, परमानेंटली नहीं खोला, ट्रांजिशन में खोला, लेकिन अनुमति दे दी है। तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी थी, परेशानी होनी थी, और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्रिटेन से बात कर सके, वो यूएई से सीधी बात कर सके, वो सऊदीया से सीधी बात कर सके, क्योंकि सऊदीया के प्रिंस तो उनको भाव नहीं देते, यूएई वाले भी उनको भाव नहीं देते, और इंग्लैंड तो उनको इस प्रकार से इग्नोर करे पड़ा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उन्होंने जो एक तरीका अपनाया, वो तरीका था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया है कि अगर 1 लाख से ऊपर लोग कोई पिटीशन साइन करते हैं और पार्लियामेंट को भेजते हैं, तो पार्लियामेंट उसके लिए चर्चा का समय रखेगा और उस विषय पर चर्चा करेगा। पाकिस्तान ने उस प्रकार की एक पिटीशन बनाई, और उस पिटीशन पर अभी आज सुबह की खबर है कि उस पिटीशन पर 1,24,000 पाकिस्तानी लोगों ने, या वो पता तो लगता नहीं कहाँ के लोग हैं, ने पिटीशन को साइन किया है, और साइन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज रहे हैं ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक उस पर डिस्कशन करे। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान के लोग जो दूसरे कंट्रियों में काम करते थे, इस समय वो इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके भुखमरी की सिचुएशन आ चुकी है, अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आप पाकिस्तान की सरकार में हैं, पाकिस्तान की सरकार क्या अपने यहाँ रुके हुए लोगों का भोजन भी नहीं करवा सकती? भारत ने तो 130 करोड़ लोगों की चिंता रखी, उसमें से ऐसी सूचना है कि 80% लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया, केवल 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने खाद्यान्न सरकार से नहीं लिया, जबकि 80% खाद्यान्न पिछले 1.5 साल से केंद्र की सरकार एक्सेस दे रही है। इसकी वजह से अनाज के रेट कम हो रहे हैं और उसकी वजह से चावल के रेट कम हो गए हैं, क्योंकि सरकार उनको सप्लाई कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, और अब पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली ये कह रही है कि भैया इन लोगों को बुला लो, यही लोग कुछ है फॉरेन करेंसी हमारे पास भेज दें तो हमारे घर के खर्चे चलें। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अपना घर जो है वो किराए पर उठाने का निर्णय लिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस किराए पर उठाने का निर्णय लिया। वहाँ फैशन शोज़ होंगे, वहाँ डॉग शोज़ होंगे, वहाँ पर और बकरीद के शोज़ होंगे, वहाँ पर इस्लामिक शोज़ होंगे।
इसके लिए तो किया ही है। और पाकिस्तान जिस प्रकार से बर्बाद हो चुका है वर्ल्ड वाइड, मोदी जी की जो पॉलिसी पूरे वर्ल्ड वाइड चली और उस पॉलिसी का परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से चारों ओर से घिर चुका है और अफगानिस्तान में भी जो मदद कर रहा है उसमें भी वो एक्सपोज हो चुका है। और अफगानिस्तान में तालिबानियों की हो रही हार, जिस प्रकार से अफगानिस्तानी सेना आगे बढ़ रही है और वर्ल्ड वाइड अफगानिस्तान को सपोर्ट, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और तालिबानी जिस प्रकार पीछे आते जा रहे हैं, ऊपर से पाकिस्तानी लोग तालिबानी क्षेत्रों में जिन पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है वहां शरीयत लागू करवा दी है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति रही होगी और किस प्रकार से मुस्लिम जगत संसार का, चाहे वो उमर फारूक की बात मैं करूं, चाहे वो अखिल लीग की बात करूं, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं या कहीं और की बात करूं, आप सोच सकते हैं कि मानसिक रूप से लोग किस स्थिति में आ गए और क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत की कूटनीतिक विजय इन सभी मामलों में अपने आप में बता रही है कि भारत सरकार की विदेशी नीति किस प्रकार से स्ट्रांग है और भारत की विदेश नीति किस प्रकार से पूरे विश्व को अपने साथ मिलाकर चल रही है। कुछ जगहों पर यह हो सकता है कि अगर भारत सरकार इंटरनल मामलों में एक्शन ले तो शायद बड़े परिदृश्य में पूरे विश्व में उसके विरुद्ध कुछ एक्शन, कुछ बातें सोची जा सकें, लेकिन भारत सरकार अंदर और बाहर दोनों ही जगह एक डिफरेंस बैलेंस बनाकर चल रहा है और वो बैलेंस बड़ा आवश्यक आज की तारीख में लगता है। जिन लोगों को केवल इंटरनल पॉलिसी दिखती है लेकिन एक्सटर्नल पॉलिसी नहीं दिखती, उनके साथ भी समस्या हो सकती है, वो मोदी सरकार से नाखुश हो सकते हैं। जिनके पास केवल एक्सटर्नल पॉलिसी दिखती है और इंटरनल पॉलिसी नहीं दिखती, वो हो सकता है ज़्यादा खुश हो गए हों, लेकिन उनको ज़्यादा खुश हो गए हों और जिसकी वजह से वो मोदी भक्त हो गए हों। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अंदर और बाहर दोनों जगह की पॉलिसी दिखती हो। कितना बैलेंस्ड एक्शन अंदर होना चाहिए और कितना बैलेंस्ड एक्शन बाहर होना चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है कि मोदी सरकार इन दोनों पर बैलेंस बनाकर चल रही है, धीरे धीरे स्टेप ले रही है, लेकिन लगातार ले रही है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।